पश्चिम बंगाल के 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बाकी 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 8,874 तृणमूल कांग्रेस से हैं। 3 बजे तक 51% मतदान हुआ है। चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आई हैं। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटनाएं देखी गई। कुछ बिहार के मातभंगा एक ब्लॉक के हजराहाट गांव में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया। साउथ 24 परगना के भांगड़ ब्लॉक के कमीरगाची में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यहां गांव के लोगों ने बताया कि टीएमसी के लोग थैले में भरकर बम लाए थे। टीएमसी कार्यकर्ता गांव के लोगों को डराकर वोट डलवा रहे थे। उन्होंने इतने बम फेंके कि 2 घंटे तक पोलिंग रुकी रही। कुछ बम मीडिया वालों की तरफ भी फेंके। फिलहाल यहां सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। पिछले 24 घंटों में चुनावी हिंसा में 6 जिलों में 15 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 8 टीएमसी कार्यकर्ता, 3 सीपीआई कार्यकर्ता, कांग्रेस, भाजपा और आईएसएफ के एक कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट शामिल है। 9 जून से अब तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 28 से ज्यादा हो चुकी है। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। वहीं नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल जल रहा है, केंद्र को यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बीएसएफ की गुप्त जानकारी पाकिस्तानी एजेंट तक पहुंचाने वाले युवक को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को कच्छ की भूज कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात एटीएस द्वारा इस आरोपी के 14 दिनों के रिमांड मांगे गए थे, जिसमें से कोर्ट ने 10 दिनों के रिमांड मंजूर किए हैं। इस युवक पर बीएसएफ की गुप्त जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को पहुंचाने के आरोप है। ऐसे में गुजरात एटीएस मामले की तफ्तीश कर रही है। गुजरात की वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों को कानूनी एसोसिएशन और राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय कानूनी महोत्सव संविधान पर चर्चा का आयोजन लॉ फैकल्टी में किया गया, जिसमें कानूनी सेवा और सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान देने वाले देश के पूर्व कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति यतेंद्र सिंह और भारत की सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी दिलचस्प जवाब दिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्र में 0 है, लेकिन पत्रकारों को खुश रखने में उन्हें 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हाल में काफी चर्चा में रह रहे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज समेत के कई देश से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। महात्मा गांधी तो शुरू से यही थे कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए था, बट जवाहरलाल नेहरू ने फिर बाद में ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ने नहीं चाहते हैं उनको आवश्यक नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि मुसलमान को निकालना है, परंतु आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपका जो मज़हब का सवाल है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं ने कभी किसी का नहीं किया, वो पारसीज का नहीं किया, यहूदियों का नहीं किया। इतने जो रिलीजन्स हैं एक का भी उन्होंने परसिक्यूशन नहीं किया, किसी की यानी दुरुपयोग नहीं किया। तो हमें यानी देश में, हमारे देश में मुसलमान हैं, इसका कोई इतराज़ नहीं है, वो इसी मिट्टी के हैं सब। लेकिन जहाँ तक इस देश की जो संस्कृति है वो हिंदू होगी, ये हमारी पहले से सोच थी। उसको ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हम सब लोगों को भुला दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये दायित्व है बीजेपी का कि वो सरकार में हैं तो इस देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति
वो मैं धार्मिक सवाल नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कृष्णा और रामा और शिवा और विष्णु को मानो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो संस्कृति है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या गाय का यानी रक्षा करने की बात हो, ये सारी चीज़ों के अनुसार और जो रहन सहन की जो है वो वैश्विक माने ग्लोबल लीडर, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके पैर पड़ते हैं। अच्छा, वो तुमने अरेंज किया था क्या? नहीं तो इनको क्यों दिलचस्पी है? बाबा बागेश्वर, नाम नहीं सुना, वीरेंद्र शास्त्री, नाम नहीं सुना। नहीं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हिंदू राष्ट्र पर कोई कानून नहीं बनी है कि एक ही सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। कोई भी बोल सकता है, तो मैं क्यों उसके लिए बोलूं? तो 2024 में आप क्या करके देख रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। अमित शाह बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं मोदी आएंगे 2024 में। तो अमित शाह से सुन लो, मेरी बात मत सुनो। दैट्स ऑल आई कैन से। लेकिन सर जो पिछले दो जो बिल आए थे, किसान का जो फार्मर बिल था, हाँ। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एनआरसी था, और वो जो दूसरा जो सिटीजन का जो बिल था वो भी इम्प्लीमेंट। तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट ये जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? नहीं, बिल पावर वो कर रही नहीं। देखिए, वो तो मंदिरों को से सरकार को बाहर निकालने की जगह में कई जगहों में मैं अभी कोर्ट में जा कर के लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड में ऐसा हुआ, फिर कोर्ट में गया तो फिर वापस हुआ, निकले। अब महाराष्ट्र में एक कृष्णा का मंदिर है जिसको वहाँ हमारी बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है उसने अपने हाथ में ले लिया, जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो पार्टी के सबको मिलकर तय करना चाहिए कि भाई तुम सिद्धांत से इधर उधर नहीं हो सकते हो। चाइना का तो सारा हमारी सीमा पर हर जगह में, ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, वो तो वो बोलते ही नहीं है। उससे पूछो कि 4000 सुब्रमण्यम स्वामी आकर बोलकर गए कि आपका पार्टी का मेंबर ही है, वो 4024 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली है हमारी, जो दोनों साइड की मानी हुई, क्योंकि वो LAC बनाई गई ना, उसके पार करके आकर के यहाँ वो कहता है कोई आए ही नहीं। तो उनसे पूछो। सर लेकिन ये जो बट मैं जहां तक मणिपुर है 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो, चाइना को तो मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना ली उन्होंने कि अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में दूसरी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। 9 जुलाई से ट्रेन को रेगुलर शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन मंगलवार छोड़कर पूरे हफ्ते चलेगी, जिसका रूट जोधपुर से साबरमती रेलवे स्टेशन के बीच का होगा। ट्रेन की सीट 360 डिग्री घूम सकेगी, साथ ही विकलांगों के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ट्रेन में CCTV कैमरा के साथ ऑटोमेटिक डोर क्लोजर होगा। बता दें, ये भारत की 25वीं वंदे भारत ट्रेन है। आज के दिन PM मोदी ने 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पहली गोरखपुर से लखनऊ और दूसरी ट्रेन जोधपुर से अहमदाबाद की। बता दें, जोधपुर साबरमती ट्रेन पाली, मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाणा के रूट से होते हुए स्टेशन पहुंचेगी। वंदे भारत का एक्सपीरियंस एकदम सुपर लग्जरियस ट्रेन की तरह फील हो रहा है। जो इसकी कंफर्टनेस है वो सभी ट्रेनों से बेहतर है जितने भी मैंने आज तक ट्रेवल किया है।
राजधानी शताब्दी, उनसे भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये। इस ट्रेन के लिए स्पेशली दिल्ली से हम लोग आए हैं और मैं पहली बार वंदे भारत के उद्घाटन में आई हूँ। वैसे तो इससे पहले 24 ट्रेनों का उद्घाटन हो चुका है, मेरा पहला अनुभव है और मुझे ये ट्रेन अच्छी लगी। और दूसरा, जो लोगों का उत्साह था देखने लायक था। जोधपुर से लेकर अब हम साबरमती पहुंचने वाले हैं, हर स्टेशन पर लोग ही लोग थे और हाथ हिलाते, झंडा लहराते, भारत माता के नारे लगाते। महिलाएं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आईं, बच्चे आए, बहुत सारे बुजुर्ग, सब लोग आए। तो बहुत ही ऐसे लग रहा था कोई बड़ा उत्सव आज है, रेलवे का बहुत बड़ा उत्सव है। ये वंदे भारत जो ट्रेन है, ये अब देखें जो अब बिल्कुल दो शहरों को पास ला रही है। अब ये ट्रेन जोधपुर और अहमदाबाद के बीच में ट्रेवल करेगी, 6 घंटे 10 मिनट में यात्रा होगी। और जो इस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन थी उससे लगभग 1 घंटे कम समय में है। माननीय प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है मेड इन इंडिया के, उसके तहत इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। सेमी हाई स्पीड कैटेगरी की ट्रेन है, राइडिंग इंडेक्स में ये वर्ल्ड क्लास है। सेफ्टी फीचर्स इसमें कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। जो पैसेंजर एरिया की बात की जाए तो आप देखेंगे जो दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं होती है वो इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई है। असम के 6 जिलों में 121 गाँव के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 और 9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोक दी गई है। भारी बारिश के बावजूद अब तक 84,768 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका के पास लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया था। हालांकि 5 घंटे बाद शुक्रवार शाम इसे खोला गया है। केरल के मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।